साथियों, दुनिया में जब परिवहन की बात आती है, एक जगह से दूसरी जगह जाने की जब बात आती है, तो साधारणतया रास्तों के रूप में सबसे तेजी से पहुंचाने का तरीका हवाई जहाज लगता है। लेकिन सबसे किफायती तरीके से पहुंचाने का अगर कोई तरीका है तो वो समुद्री परिवहन है या जल परिवहन है। तो ऐसे में जल परिवहन के मार्ग ही इस पूरी दुनिया की ग्रोथ के बड़े आधार हैं। और ऐसे आधारों में कुछ ऐसे स्थान हैं जिन्होंने दुनिया के लिए अपनी उपयोगिता बहुत हद तक सिद्ध की है। उन्हीं में से एक का आज हम जिक्र कर रहे हैं। नाम है पनामा कैनाल। साथियों, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इन दोनों को जोड़ने वाले एक भूखंड, उसका नाम है सेंट्रल अमेरिकन इस्थमस। उसमें एक देश है, उसका नाम है पनामा। उस पनामा नामक देश के बीच में से रास्ता बनाकर इंसानों ने दो महासागरों को आपस में जोड़ दिया। एक महासागर पैसिफिक ओशियन था और दूसरा महासागर अटलांटिक ओशियन था। शुरुआत में यह नहीं हुआ करता था। शुरुआत में उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से इस इस्थमस के माध्यम से, सेंट्रल अमेरिकी देशों के माध्यम से कनेक्टेड हुआ करते थे। लेकिन अमेरिका के ही लोगों को सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क जाने के लिए जब जल परिवहन का उपयोग करना पड़ता था तो उन्हें 13,000 नॉटिकल माइल सफर करना पड़ता था। लेकिन आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जमीनों का सर्वे हुआ तो समुद्री व्यापार में एक शॉर्टकट निकला। शॉर्टकट यह था कि अगर हमें बीच में से ही रास्ता तोड़कर इन दोनों महासागरों को जोड़ने का मौका मिल जाए तो हमारा मार्ग आधे से भी कम रह जाएगा। इसी कवायद के तहत पनामा कैनाल का निर्माण हुआ। पनामा कैनाल जिसकी वजह से यह रास्ता 5200 नॉटिकल माइल का रह गया है। अब आपके दिमाग में जब मैं ये लाइन बोलता हूं कि पनामा कैनाल की वजह से रास्ता 5200 नॉटिकल माइल का रह गया है, तो आपके दिमाग में कुछ और प्रश्न भी आएंगे कि क्या केवल और केवल इससे अमेरिका को ही फायदा हुआ, नंबर एक। और दूसरा बुनियादी सवाल, अरे दो सागर जोड़ने ही तो थे। अगर आज मुझसे कोई कहे उधर पानी भरा है, इधर पानी भरा है, बीच में दीवार है, तोड़ दो, इसमें इसकी क्या चर्चा है? जी नहीं। आश्चर्य तो यह है कि ये दोनों समुद्र अपने जल स्तर में बड़ा अंतर रखते हैं। पैसिफिक ओशियन अटलांटिक ओशियन से जल स्तर ऊंचा रखता है। विचार कीजिए कि अगर पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन के बीच के इस रास्ते को सीधा फोड़कर जोड़ दिया गया होता तो विचार कीजिए, पैसिफिक ओशियन का पानी अटलांटिक ओशियन में बाढ़ की तरह बहने लगता। यह पूरा की पूरा इस्थमस तैरने लग जाता, गायब हो जाता, देश दुनिया के गायब हो जाते। विचार कीजिए। अर्थात दोनों के जल स्तर में अंतर है। इसको ध्यान में रखते हुए यहां से दोनों को जोड़ना यह कोई आसान काम नहीं था। बड़ी इंजीनियरिंग लगी थी। इस इंजीनियरिंग के पीछे का बड़ा कारण था क्योंकि दुनिया केवल अमेरिका को ही जुड़ते हुए नहीं देखना चाहती थी। विचार कीजिए कि अगर किसी को यूरोप से निकलकर चाइना जाना है तो यूरोप से चाइना जाने का जो रास्ता है वो या तो भूमध्य सागर और स्वेज कैनाल होकर होगा या फिर अटलांटिक ओशियन से होकर के पनामा कैनाल के थ्रू होगा। और यह सत्य भी है, चाइना के द्वारा इस कैनाल का अमेरिका के बाद दूसरा सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। अमेरिका जहां इससे सीधा लाभान्वित है, चाइना भी इसका उपयोग व्यापार के लिए करता है। अर्थात पैसिफिक और अटलांटिक को जोड़ने में यह उसी प्रकार की भूमिका निभाती है जैसे भूमध्य सागर को इंडियन ओशियन से जोड़ने में स्वेज कैनाल भूमिका निभाती है। स्वेज कैनाल का उपयोग तो इसलिए ज्यादा हो जाता है क्योंकि यहां पर बहुत से देश तेल बेचते हैं और वो एक तरफा मामला है। तेल यहां से निकलकर दूसरे देशों में जाएगा, लेकिन यहां पर तेल ही नहीं, बहुत सी व्यापारिक वस्तुएं भी एक जगह से दूसरी जगह इस कैनाल के माध्यम से भेजी जाती हैं। इसका सीधा सा अर्थ यह हुआ कि यह कैनाल वैज्ञानिक रूप से तो बड़ी रोचक है ही, इसकी उपयोगिता भी व्यापार में बहुत जबरदस्त है। आज हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं कि हाल ही में यह संकट में है और इसका संकट किसी व्यक्ति, किसी वस्तु की वजह से नहीं,
पर्यावरण की वजह से है, जलवायु संकट की वजह से है, क्लाइमेट चेंज की वजह से है। कहा जा रहा है कि अगर क्लाइमेट यूं ही बदलता रहा तो एक दिन इस कैनाल से होकर व्यापार नहीं हो पाएगा। इसीलिए आज आप यह सेशन सुन रहे हैं। डिटेल में समझेंगे कैसे परिवहन होता है, क्या काम होता है, लेकिन उसके साथ साथ हम यह भी समझेंगे कि यहां पर वर्तमान की चुनौती क्या है। मेरे प्यारे साथियों, जरा ध्यान से देखें तो आपको यहां पर पनामा इस्थमस दिखाई देता है, जो कि नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से भूमि के माध्यम से जोड़ता है, पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन से जोड़ता है, और इसी मार्ग को तोड़ करके पनामा कैनाल बनाई गई है। पनामा कैनाल बनाने में अगर आप ज्योग्राफिकली इसे देखें तो एक लेक का बहुत बड़ा योगदान है, जिसका नाम है गैटून लेक। साथियों, ये जो गैटून लेक है ये मानव निर्मित मीठे पानी की झील है। इंटरेस्टिंग ये है कि समुद्र का पानी खारा है, इधर भी समुद्र का पानी खारा है, बीच में मीठे पानी के अंदर जहाज को आना है। अर्थात मीठे पानी से खारे पानी की जो यात्रा है यही सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर मीठा और खारा पानी आपस में कैनाल के थ्रू जोड़ दिया जाए तो ये तो मीठा पानी पैसिफिक ओशियन के खारे पानी से पूरी तरह लवणीय हो जाएगा। लेकिन विचार कीजिए कि अगर इतने सॉल्ट्स इसमें घुस गए तो ये मीठे पानी की झील तो खारी हो जाएगी। क्या फर्क पड़ता है? फर्क यहां से बहुत से लोग जो पनामा में रहते हैं, पनामा की जीडीपी का 80% इस कैनाल की वजह से प्राप्त हुए टोल से चलता है। इंटरेस्टिंग है कि पनामा कैनाल का निर्माण पनामा ने नहीं किया, लेकिन राज पनामा करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मिस्र राज करता है स्वेज कैनाल पर। पनामा कैनाल जो है, इसका मीठा पानी पनामा के रहने वाले लोगों का लाइफलाइन है। इस पानी में जैसा समुद्री पानी मिला दिया जाए तो लोग मर जाएं। अब दिक्कत यह है कि इस मीठे पानी का उपयोग जहाज के संचालन में हो रहा है। जहाज के संचालन में इस खारे पानी का मिलना तय है। ऐसे में जहाज के पानी के बराबर समुद्र इसका झील का पानी लाना और झील के पानी से अटलांटिक ओशन का पानी लाना यह बड़ा चुनौती है। यह नहर कोई साधारण नहर नहीं है, कई किलोमीटर मील्स में फैली हुई नहर है, और इस नहर को तरीके से चलाने के लिए प्रॉपर तरीके से मशीनों का मैकेनाइज्ड तरीके से पानी उठाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन यही आज पनामा कैनाल क्लाइमेट चेंज की वजह से परेशान है। आइए इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म समझते हैं, इसका थोड़ा इतिहास जानते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि वर्तमान में चुनौतियां क्या हैं। मेरे प्यारे साथियों, अटलांटिक और प्रशांत महासागर को इस्थमस ऑफ पनामा के माध्यम से, यानी कि उस स्थल मध्य डमरू के माध्यम से 110 साल पहले जहाजों के लिए खोला गया था। पनामा कैनाल पर जो वर्तमान में आया हुआ संकट है यह जलवायु परिवर्तन की वजह से है, और यह जलवायु परिवर्तन का असली कारण यह है कि वो जो झील है, जिस झील के पानी का उपयोग किया जाता है, उसका जल स्तर नीचे गिर रहा है। पनामा कैनाल का उस झील के साथ क्या रिलेशन है उसे समझने से पूर्व थोड़ा सा इसका इतिहास जान लेते हैं। इतिहास के साथ साथ यह भी जान लेते हैं कि जब भी कोई जहाज यहां से निकलता है तो इस झील से 52 मिलियन गैलन पानी का हर बार यूज कर लिया जाता है, क्योंकि पानी से ही लिफ्टिंग होती है। मैं एक बार लिफ्टिंग आपको समझा देता हूं ताकि आप इस बात को समझ पाएं। अटलांटिक ओशन से अगर कोई जहाज चला, अब मुझे उसे गैटून लेक तक लेके जाना है। ध्यान से समझना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, फिर से मैं बताता हूं, पहले ध्यान से समझिए। अटलांटिक ओशन का पानी नीचे है, पैसिफिक ओशन का पानी ऊपर है। अब मुझे जहाज को नीचे से ऊपर पहुंचाना है तो लिफ्ट करना है। अब जहाज को लिफ्ट करने का तरीका क्या है? क्रेन से तो उठा नहीं सकते क्योंकि काफी टन वजन होता है, तो उठाने के लिए पानी भेजना पड़ता है। पानी के दो ऑप्शन है, खारा पानी भेजो या मीठा पानी भेजो। खारा पानी भेजो तो फिर दिक्कत यह है कि समुद्र का पानी गैटून लेक में आ जाएगा। मीठा पानी भेजो तो गैटून लेक का पानी कम हो जाएगा, जिससे पनामा को दिक्कत हो जाएगी। समझ में आ रहा है? मीठे और खारे पानी का संकट है। अब अटलांटिक ओशन से किसी को पैसिफिक ओशन में छोड़ना है, यह बिल्कुल वैसे है, ग्राउंड फ्लोर से किसी को फर्स्ट फ्लोर पर भेजना है, लेकिन वजन बहुत है। वजन बहुत है तो क्रेन लगानी नहीं है, तो पानी में पानी भर करके और इसको अपलिफ्ट करना है। तो इधर देखें, अटलांटिक ओशन को अगर हमको गैटून लेक
लेक तक, देखो यहां तक पहुंचाना है तो कैसे किया जाता है? गैटून लेक से पानी छोड़ा जाता है, वो पानी धीरे धीरे लेवल करके नीचे पहुंचाया जाता है। पानी जितना नीचे पहुंचता है उस पानी को फिर से लेक से ऊपर ला करके इसके लेवल पर ले आया जाता है। गैटून लेक का लेवल आ गया, फिर गैटून लेक के पानी को कम करके इसे फिर नीचे लाया जाता है और फिर लेवल में पैसिफिक ओशन के साथ मिलाकर भेज दिया जाता है। मतलब समझिए कि लेक में लिफ्टिंग प्रणाली लगी हुई है जो प्रॉपर लॉक के माध्यम से चलती है। यानी कि जब अटलांटिक ओशन से जहाज चलना शुरू करता है तो पहले वो गैटून लॉक पर अपने पैसे पे करता है। यहां पर वेसल को अटलांटिक ओशन से 26 मीटर ऊपर उठाया जाता है। इंटरेस्टिंग बात सोचकर देखिए कि यहां पर उस जगह से जब लेक से गुजरता है तो उसे 26 मीटर ऊपर उठाया जाता है। फिर गैटून लेक के अंदर जहाज 34 किलोमीटर तक चलता है। 34 किलोमीटर तक यह जहाज जब निकलकर पहुंचता है तो उसे 8 से 10 घंटे का समय लगता है। जब गैटून लेक को वो क्रॉस कर लेता है उसके बाद फिर उसे एक गेट का सामना करना पड़ता है जिसे कुलबरा कट कहा जाता है। कुलबरा कट पर यहां से पास होते समय उसे 13.5 किलोमीटर अगले लॉक की यात्रा में निकालना पड़ता है। फिर उसे एक लेक और मिलती है जिसका नाम मिराफ्लोर्स लेक है, जहां उसे 1.5 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। इसके बाद में यह वेसल पहुंचता है पैसिफिक ओशन में और इसे इस प्रकार से मिराफ्लोर लॉक के माध्यम से पहुंचा दिया जाता है। मतलब सोचिए कि वेसल जब लिफ्ट हुआ उसको लेकर सेम प्लेन पर लाकर कई जगह लॉक लगा लगाकर इस तरह से पहुंचाया जाता है। और इसका निर्माण कैसे हुआ, किस तरह से काम होता है, सोचकर देखने की आवश्यकता है। मेरे प्यारे साथियों, कहते हैं कि सबसे पहले फ्रांसीसियों के द्वारा इस बात का पता लगाया गया कि यार यहां से अगर इन दोनों चीजों को जोड़ दिया जाए 1881 में, तो फ्रांसीसियों ने इस चीज की पता लगाया कि अगर इनको जोड़ दिया जाए ना तो दुनिया का बहुत सा व्यापार आसान हो जाएगा। सर्वे हुआ, फ्रांसीसियों ने इस पर काम करना शुरू किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो कैनाल है जो कि लगभग 80 किलोमीटर लंबी है, इसको बनाने में लगभग 25,000 लोगों की जान चली गई। क्यों? क्योंकि बनाने वाले लोग जिस जगह कैनाल देख रहे थे वो इक्वेटर के आसपास का क्षेत्र है। उस क्षेत्र में इक्वेटर तो नहीं लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत है। ह्यूमिडिटी बहुत है तो बीमारियां बहुत फैलती हैं, डेंगू जैसी, मलेरिया जैसी बीमारी। तो जो लोग यहां पर काम करने आए थे वो बीमारियों से मरने लगे और 25,000 से ज्यादा लोग केवल 80 किलोमीटर लंबी कैनाल बनाने में मरे। ठीक है, फरवरी 23, 1904 को यूएस ने इस कैनाल को फ्रांस से ले लिया कि लाओ हमें दे दो, हम इस कैनाल को बनाते हैं। अमेरिका ने 1904 में इसे बनाना शुरू किया। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट यहां की यात्रा पर गए और देखा कि क्या ऑप्शंस हैं जो किए जा सकते हैं। वर्ष 1913 में पहली बार अटलांटिक ओशन का पानी पैसिफिक ओशन के पानी से पहली बार मुलाकात किया। यानी कि दोनों को जोड़ने का जो काम है वो किया गया 1913 में। उसके बाद 1914 में पहली बार एसएस एंकन नामक जहाज था जो कि पनामा कैनाल को क्रॉस करके दूसरी तरफ निकल कर गया था। यानी कि यह काम के टेक्नोलॉजी की काम, सिंपल काम नहीं था कि दो पानी के समुद्र हैं उनके बीच में रास्ता खोद दो बन जाएगा, नहर बन जाएगी। नहीं, वाटर लिफ्टिंग का काम करना था, बेहतरीन इंजीनियरिंग का काम करना था। आज से 110 साल पहले यह काम करना था। प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू होने वाला था, आप सोचकर देखिए दुनिया तकनीकी में कितना आगे तक विचार करती गई है। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करना शुरू हुआ, इसको और चौड़ा करने का काम शुरू हुआ। 1977 में एक ट्रीटी साइन हुई और इस कैनाल को पनामा को सौंप दिया गया। वर्ष 1999 में पनामा नामक देश को कहा गया कि ये आप चलाइए, इसका मेंटेनेंस करिए, इसमें जरूरी काम है वो करते रहिए और बकायदा इसके लिए आप टोल वसूलिए। जैसे आज सड़क के लिए आप टोल देते हैं, ऐसे इस पर भी टोल दिया जाता है। और 2007 में फिर इस कैनाल को और चौड़ाने का प्रयास हुआ क्योंकि जहाज बड़े होने लग गए। बड़े जहाजों को निकालने के लिए फिर कैनाल को बड़ा करना शुरू हुआ। 2016 में पनामा कैनाल का एक्सपेंशन भी कंप्लीट हुआ, यानी कि अब यह कंप्लीट चौड़ी हालत में है। लेकिन अब चुनौती पानी की है। पानी की क्यों है? क्योंकि जब कोई एक जहाज यहां से गुजरता है तो यहां पर 52 मिलियन गैलन पानी यूज किया जाता है। अब गैलन पानी यूज कर लिया जाए जहाजों के लिए, समुद्र में बहुत पानी है। मुसीबत वो मीठा पानी है जो गैटून लेक के अंदर भरा हुआ है। उस लेक के पानी में खारा पानी ना मिल जाए इसलिए बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। कहा जाता है कि 12,000 से 15,000 शिप
यहां से हर साल क्रॉस होते हैं, और उनमें से जो सबसे ज्यादा यूजर है वो अमेरिका है, और उसके बाद नंबर 2 पर चाइना आता है जो इस लेक का उपयोग करता है। मतलब सोचकर देखिए इस कैनाल का उपयोग करने के लिए कैसे पानी के माध्यम से इतने बड़े बड़े जहाजों को, जिनका वजन टनों में है, हजारों टन में है, उन्हें लिफ्ट किया जाता है। लिफ्ट करके उन्हें प्रॉपर तरीके से यहां से गुजारा जाता है। 8 से 10 घंटे जहाज 80 किलोमीटर को ट्रेवल करने में लगाता है, टोल टैक्स देता है, उसके बावजूद भी वो फायदे में रहता है, समय बचता है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि यह यात्रा जो 13,000 नॉटिकल माइल्स की थी वो मात्र 5300 नॉटिकल माइल्स में जो निपटने वाली है। इसीलिए दुनिया भर से लगभग 15,000 जहाज सालाना इस कैनाल को पार करके निकलते हैं। उम्मीद है अब आपको यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। पनामा की जो खासियत है वो उम्मीद है कि आप लोगों को यह क्लियर हो गई होगी। हाल ही के दिनों में स्वेज कैनाल लंबे समय से सुर्खियों में थी, क्योंकि वहां से जब इजराइल और मतलब गाजा पट्टी वाला कॉन्फ्लिक्ट चलना शुरू हुआ, उसकी वजह से यमन में बैठे हुतियों ने उस मार्ग को अवरुद्ध करने का प्रयास किया, जिससे लोग स्वेज कैनाल के ऑप्शन में केप ऑफ गुड होप अफ्रीका के नीचे से आना शुरू कर दिए। लेकिन पनामा का जो रास्ता है वो लगातार बरकरार रहा। पनामा की लिफ्ट प्रणाली जो है वो अपने आप में दुनिया के लिए एक वैज्ञानिक इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा, मतलब एक प्रकार से वो मानिए कि मिरेकल के रूप में माना जाता है कि दुनिया ने इसकी वजह से बहुत बड़ा काम किया। पनामा कैनाल जो है वो लगभग 270 बिलियन डॉलर के जो कार्गोज हैं उन्हें सालाना यहां से गुजारता है, और ऐसे में 5% दुनिया का ग्लोबल ट्रेड यहां से कंप्लीट होता है। 50 माइल आर्टिफिशियल वाटरवेज यहां से प्रॉपर तरीके से गुजरता है। ये काफी सारी जानकारियां हैं जो मैंने आप लोगों को यहां पर बता दी हैं, ठीक है ना? तो ये क्लियर जानकारी दे दी, ये सब आ गई। अब बात करते हैं जलवायु परिवर्तन का, इस पर क्या खतरा आ रहा है। जलवायु परिवर्तन की वजह से ये जो गाटून झील है ना, इसके अंदर ताजे पानी की कमी हो रही है। जहां 50 मिलियन गैलन एक जहाज के लिए उपयोग किया जाता हो, मतलब हर दिन इतना पानी जितना पानी न्यूयॉर्क सिटी के 8 मिलियन निवासियों द्वारा इस्तेमाल किए गए पानी की मात्रा से 2.5 गुना ज्यादा पानी हो, उतना एक जहाज पानी यूज कर लेता हो। ऐसे में पानी का स्तर कम होने लग रहा है, क्योंकि अटलांटिक ओशन से आने वाले जहाजों के लिए पानी भरना पड़ता है और उससे उसे लिफ्ट कराना पड़ता है। अटलांटिक ओशन के पानी को यूज नहीं किया जाता, और पानी भी थोड़ा बहुत नहीं, 50 मिलियन गैलन पानी। 50 मिलियन गैलन पानी का अर्थ हुआ कि न्यूयॉर्क सिटी, सोचकर करिए, सोचकर देखिए कि एक दिन में न्यूयॉर्क सिटी 8 मिलियन, मतलब न्यूयॉर्क सिटी की जो पॉपुलेशन है 8 मिलियन, वो जितना पानी यूज करती है उस पानी का भी 2.5 गुना पानी केवल एक जहाज यूज कर ले रहा है। ऐसे में पानी एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है, और चूंकि यहां बारिश का अभाव रहा पर्यावरण परिवर्तन के चलते, तो इस झील के अंदर पानी घटने लगा। इसके चलते हुए यह हुआ कि 20 साल के अंदर यहां बारिश की कमी देखी गई, और यह तीसरी बार है 26 सालों में जहां यहां पानी की कमी देखी गई। अब सवाल यह बनता है कि सर इसका कोई और सा रास्ता भी तो हो सकता है। क्या हो सकता है? कि समुद्र का पानी ही ले आओ साहब अल्टीमेटली, तो साहब यहां के लोगों को मारें क्या? यहां के लोग विरोध करने लग जाते हैं, वो कहेंगे कि हम पिएंगे क्या, फिर पानी नहीं है हमारे पास पीने के लिए। फिर एक दूसरा ऑप्शन बनता है कि यहां पर किसी और नदी का पानी डाला जाए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में, इनके कानून में पहले से रोक लगा रखी थी कि उस नदी का पानी इस झील में नहीं डालेंगे, लेकिन फिलहाल कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज के लिए भी परमिशन दे दी है, और कहा है कि दूसरी जो एक नदी है इनके यहां पर, उस नदी के पानी को इस नदी के अंदर, इस झील के अंदर गाटून लेक में डालना शुरू करिए, सो दैट इस झील के स्तर को बरकरार रखा जा सके, ताकि पनामा की इकोनॉमी में 80% योगदान देने वाला ये पनामा कैनाल बरकरार तरीके से चलता रहे, दुनिया का व्यापार बिना किसी अवरुद्ध के चलता रहे। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो साथियों के साथ इसे जरूर साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और हमारे कोर्सेज जो अपनी पाठशाला पर उपलब्ध हैं उन्हें जरूर एक्सेस करें। अपनी पाठशाला के साथ में हमारी वेबसाइट पर भी हमारी टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, उन्हें आप देख सकते हैं। हैंड रिटन मटेरियल उपलब्ध है जिन्हें आप घर बैठे 7 दिन के